अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किल्स बूस्टर। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो कल की क्लास में हमने लिपिड्स के बारे में डिस्कस किया था कि लिपिड्स होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन देखी थी और फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी। क्लासिफिकेशन के बाद हमने उसको जो है उसके फंक्शंस देखे थे। तो आज हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स होती क्या हैं। हमारी बॉडी जो है इसमें जो बहुत बड़ा पार्ट है वो प्रोटीन्स का है। प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है हमारे पास, हमारी बॉडी का तकरीबन जो सारा पूरी बॉडी है उसमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास, हमारी बॉडी का जो है ड्राई वेट जो है उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स को लिखा हुआ है कि प्रोटीन्स आर दी मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते कौन से हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके पास कार्बन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन हो। ये जो है हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये हमारी बॉडी के हर सेल में पाई जाती हैं प्रोटीन्स जो हैं। अब हम प्रोटीन्स को देखते हैं कि हमारी बॉडी में किस किस फॉर्म में पाई जाती हैं। जो है हमारे पास, अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स भी प्रोटीन्स ही होते हैं और हार्मोन्स की शक्ल में भी ये जो है प्रोटीन्स ही होती हैं। और एंजाइम्स को अगर देखें हम लोग तो जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं वो जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो वो भी जो है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस उनको रेगुलेट करते हैं। तो हार्मोन्स जो हैं वो भी जो है हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। अगर हम एंटीबॉडीज़ की बात करें, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? अगर हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी में अगर कोई पैथोजन आ जाता है तो उसके उससे डिफेंस में जो है हमारी बॉडी जो स्ट्रक्चर्स बनाती है उसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये जो है उस पैथोजन को इनगल्फ करके उसको ख़त्म कर देती हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ये जो है एंटीबॉडीज़ हैं, ये भी प्रोटीन्स होती हैं। और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन के बारे में बात करें तो वो जो है वो क्या करती है, वो अगर हमारी बॉडी में कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो ब्लड लॉस से बचाती है। प्रोटीन्स जो हैं आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। The compounds containing carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and हाइड्रोजन। ये जो है हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं ये पॉलीमर हैं अमाइनो एसिड का, जिनके पास क्या क्या होता है? कार्बन होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो जो है हमारे पास अमाइनो एसिड्स जो हैं उनकी अमाउंट जो है, नंबर जो है वो वेरी करता है। वो फ्यू से 3000 तक जो है उनकी नंबर है अमाइनो एसिड के डिफरेंट प्रोटीन्स में। और आगे हम अमाइनो एसिड की बात करें, अमाइनो एसिड जो हैं ये होते क्या हैं? अमाइनो एसिड्स जो हैं ये हमारी जो प्रोटीन्स होते हैं इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमाइनो एसिड बोलते हैं। अमाइनो एसिड जो है अबाउट 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड हैज़ बीन फाउंड टू अकर इन टिश्यूज़ और सेल। इसमें से जो हमारी प्रोटीन्स हैं उसका जो कंस्टेंट होते हैं वो 25 होते हैं आउट ऑफ 170। और जो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं वो मोस्टली हमारी प्रोटीन्स, हमारी बॉडी में जो है प्रोटीन्स जो है उनसे मिलकर, वो मिलकर जो है हमारी बॉडी की प्रोटीन्स बनाते हैं। 20 टाइप्स के जो होते हैं अमाइनो एसिड वो हमारी बॉडी की प्रोटीन्स बनाते हैं। जो अमाइनो एसिड होते हैं इनके पास एक अमाइनो ग्रुप होता है जिसको NH2 बोलते हैं और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ये इनकी निशानी होती है कि हर अमाइनो एसिड के पास जो है एक अमाइनो ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। और ये जो है ये सेम कार्बन से अटैच होंगे। जिस कार्बन से अटैच होंगे दोनों एक ही कार्बन से अटैच होंगे जिसको हम अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे। इसका ही नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, ये देखिए हमारे पास ये कार्बन है, ये हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया और ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप अटैच हो गया। इस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे, ये लिखा हुआ है।
अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे। और ये जो है हमारे पास R ग्रुप है, ये वेरी कर सकता है। ये अगर यहाँ पर हाइड्रोजन हो तो हम इसको ग्लाइसिन बोलेंगे, और अगर यहाँ पर CH3 आ जाए तो हम इसको एलानिन बोलेंगे। ये वेरी करता रहता है इधर जो R ग्रुप है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म, ये लिखा हुआ है कि R में बी हाइड्रोजन इन ग्लाइसिन और CH3 इन एलानिन। जो अमाइनो एसिड जो हैं वो किस तरह डिफ़र होते हैं, मोस्टली ड्यू टू नेचर ऑफ R ग्रुप। R ग्रुप चेंज हो जाएगा तो अमाइनो एसिड जो है वो भी चेंज हो जाएगा। अमाइनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स बना लेते हैं। ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक कैसे करते हैं, एक अमाइनो एसिड का जो है हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और दूसरा फॉर एग्जांपल इसी के आगे देख लेते हैं, दूसरे का जो है हमारे पास, इसको क्लियर कर लें पहले। ये देखिए, ये है हमारे पास एक अमाइनो एसिड है और इसी तरह एक और अमाइनो एसिड होगा इसके साथ, H2N होगा इधर। ये जो है हमारे पास कार्बन के साथ अटैच होगा और उसके एक साइड पे CH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। और जो है ऊपर इसके R ग्रुप होगा और नीचे जो है हाइड्रोजन होगा। इस तरह जो है ये पेप्टाइड लिंकेज इधर बनाएंगे, एक तरफ से हमारे पास OH चला जाएगा, एक तरफ से हाइड्रोजन चला जाएगा। इस तरह इनकी होगी डिहाइड्रेशन और इधर C डबल बॉन्ड ON लिंकेज बन जाएगा इस तरह, CON, ये लिंकेज बनेगा इधर इनके बिटवीन इस तरह। तो ये जो होगा हमारे पास ये पेप्टाइड बॉन्ड होगा। नीचे उन्होंने एग्जांपल दी होगी, देखते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि ग्लाइसिन और एलानिन जो है वो कंबाइन करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ये है स्ट्रक्चर ग्लाइसिन का और ये है एलानिन का। ये देखें, ये अमाइनो ग्रुप इसके साथ अटैच हुआ है और ये जो है हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है। बिल्कुल इसी तरह इधर भी ये अमाइनो है और ये जो है हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये जो है कार्बोक्सिल ग्रुप इधर से OH गया और अमाइनो से H गया और इस तरह इनकी हुई डिहाइड्रेशन, एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये जो है हमारे पास C डबल बॉन्ड ON, ये जो है हमारे पास ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। जब ग्लाइसिन एलानिन के साथ इसका रिएक्शन होगा तो हमें हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या होगी, ग्लाइसाइल एलानिन, इसको डाइपेप्टाइड बोलेंगे। और इसी तरह ट्राइपेप्टाइड भी बन सकते हैं अगर 3 अमाइनो एसिड मिले, और टेट्रा, पेंटा, बिल्कुल इसी तरह, और पॉलीपेप्टाइड जब बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड मिल जाए। नेक्स्ट है इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर है इसको फर्दर इसकी 4 डिवीजन हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इसमें हम सिर्फ नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को देखते हैं। फर्स्ट टाइम जो है F. सेंगर ने जो है अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिटर्मिन किया था प्रोटीन मॉलिक्यूल में, और इसने बताया था कि जो हमारे पास इंसुलिन है वो 51 उसमें अमाइनो एसिड होते हैं और वो डिवाइडेड होती है 2 चेन्स में। एक जो है उसके पास होते हैं 21 अमाइनो एसिड और जो दूसरी चेन है उसके पास होते हैं 30 अमाइनो एसिड। इसी तरह उसने बाद में बताया कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है उसकी 4 चेन्स होती हैं। हीमोग्लोबिन की 4 चेन्स होती हैं, एक अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। जो अल्फ़ा चेन होती है उसके पास होते हैं 141 अमाइनो एसिड। कितने होते हैं अल्फ़ा के पास, 141 अमाइनो एसिड। 2 अल्फ़ा होती हैं तो दोनों के पास 141 दोनों के पास होंगे, और जो हमारे पास बीटा चेन है उसके पास होंगे 146 अमाइनो एसिड। इसी तरह दोनों बीटा के पास हमारे पास दोनों बीटा चेन्स जो हैं उनके पास कितने होंगे, 146 अमाइनो एसिड होंगे। और जो है इनको ऐड अप कर लें, टोटल जो है हमारे पास 546 अमाइनो एसिड बन जाएंगे जो कि हीमोग्लोबिन के पास होते हैं।
ये जो है हमारे पास उन्होंने ये स्ट्रक्चर दिखाया है हीमोग्लोबिन का, जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ये जो है केराटिन है जो कि एक फिब्रस प्रोटीन है। ये हम बाद में जो है एग्जांपल्स जब हम वो जो है हमारे पास फिब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स पढ़ेंगे तो उनकी एग्जांपल्स में इसको देखेंगे। और जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी है उसमें तकरीबन 10,000 जो है प्रोटीन्स होती हैं, और हमारी बॉडी जो है वो मैंने बताया था कि 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड के स्पेसिफिक अरेंजमेंट से बनती है। और अगर सिकल सेल हीमोग्लोबिन की बात करें, इसमें क्या होता है कि आउट ऑफ 574 अमाइनो एसिड सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है बीटा चेन में वो मिसप्लेस हो जाता है, वो अपनी नॉर्मल जो है उसकी प्लेस जो होती है वहाँ पर वो नहीं रहता, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन होती है वो सिकल शेप्ड हो जाती है, इस तरह जैसे वो दरांती होती है, दरांती की तरह सिकल शेप्ड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन हीमोग्लोबिन जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को प्रॉपरली कैरी नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो है हमारे पास सिकल सेल हीमोग्लोबिन हो जाती है। देन है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में था कि जो है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो स्ट्रेट नहीं होंगी, वो कॉइल हो जाएंगी इनटू हेलिक्स, इस तरह एक कॉइल हो जाएंगी और हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेंगी। और इसकी एग्जांपल है अल्फ़ा हेलिक्स। और अगर एक हेलिक्स की बात करें तो उसमें कितने होंगे? 3.6 अमाइनो एसिड। एक जो हेलिक्स है उसमें 3.6 अमाइनो एसिड होंगे। और हेलिकल स्ट्रक्चर जो है इनमें कौन से बॉन्ड होते हैं, ये एमसीक्यू अक्सर आ जाता है एमडी कैट में कि जो है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है इसमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और बीटा ये भी आ जाता है कि बीटा प्लेटेड शीट्स किस स्ट्रक्चर में होती हैं, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। या फिर ये है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कौन सी शीट्स बनती हैं, स्पाइरल शीट्स जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, उसको हम बीटा प्लेटेड शीट्स बोलते हैं। देन हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है, प्राइमरी में था कि वो स्ट्रेट चेन होते हैं, सेकेंडरी में था कि वो कॉइल होना शुरू हो जाते हैं। अब ये टर्शरी है, इसमें क्या है कि उसकी कॉइलिंग जो है वो और ज़्यादा कंडेंस हो जाती है, यानी एक दूसरे के ऊपर ही वो फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं इस तरह। तो इस तरह क्या होता है कि इनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। इस जो है स्ट्रक्चर को हम टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर इनके बॉन्ड्स की बात की जाए, इनमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, इसमें 3 किस्म के बॉन्ड होते हैं। आयोनिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ये भी एमसीक्यूज आ जाता है कि टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड होते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। तो इधर हम जो है वो वाला जो है पॉइंट टिक करेंगे जिसमें ये तीनों लिखे होंगे, आयनिक, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड। और जो है एक्वस इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें जो टर्शरी स्ट्रक्चर है इसमें जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, इसमें दोनों किस्म के अमाइनो एसिड होते हैं, हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी। हाइड्रोफोबिक कौन से होते हैं? जो वाटर से डरते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं, वाटर से अवे रहते हैं। और हाइड्रोफिलिक कौन से होते हैं? जो वाटर लविंग होते हैं, यानी वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो हमारे पास वाटर हाइड्रोफोबिक हैं यानी वाटर रिपेलेंट हैं, वो जो है वो अमाइनो एसिड डीप होंगे, बरीड होंगे इनसाइड, और ऊपर जो है हमारे पास हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल के। तो ये भी आ जाता है कि हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता है एमडी कैट में कि जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होते हैं वो कहाँ होते हैं, इनसाइड होते हैं या फिर बाहर होते हैं। तो इसको हम बताएंगे कि ये जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है वो डीपली बरीड होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल में, और जो हाइड्रोफिलिक हैं वो हमारे पास सरफेस पे मॉलिक्यूल की सरफेस में मौजूद होते हैं। देन है हमारे पास इसकी फोर्थ टाइप क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है ये हाईली कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है इसमें जो है चेन्स जो है वो एग्रीगेट कर जाती हैं। और इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, कौन कौन से इंटरेक्शन होते हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये भी एमसीक्यूज आ जाता है ये वाला कि कौन कौन से बॉन्ड है जो हाईलाइट किया हुआ है। स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज़ अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं।
और इसकी एग्जांपल में है ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, क्या होती है वो हीमोग्लोबिन जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल। ये उन्होंने आगे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं, ये देखिए बिल्कुल अमाइनो A1, अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो है ये उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल ये स्ट्रेट है। और ये देखिए ये कॉइल्ड है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है बताया था कि वो हेलिक्स बनाता है, इस तरह कॉइल्स बनाता है। ये जो है ये कॉइल्स बनी हुई हैं, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और ये जो है हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये जो है ये इस तरह कंडेंस होता जाता है, ये टर्शियरी होता है। जो क्वाटरनरी होता है वो हाईली कंडेंस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह हाईली एग्रीगेशन होती है प्रोटीन जो है हमारे पास इसकी लेयर्स की, पॉलीपेप्टाइड लेयर की। देन हमारे पास क्लासिफिकेशन है प्रोटीन की। प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी इन देयर फंक्शन। इस वजह से इसको क्लासिफाई किया गया दो क्लासेस में, एक होती हैं फिब्रस प्रोटीन और दूसरी होती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन को याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसका कंपैरिजन करके आप लोग याद करें। फिब्रस प्रोटीन सबसे पहले देखें कि फिब्रस एज इट्स नेम शोज इट विल जस्ट लाइक फाइबर्स, फिब्रिल्स की शक्ल में होंगे ये जो पॉलीपेप्टाइड होंगे। एज़ कम्पेयर टू अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो वो हमारे पास स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल होंगे। और जो है फिब्रस प्रोटीन है इसमें कौन सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होगा, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होगा, वाइल इन ग्लोबुलर प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट इन दैम। और फिब्रस प्रोटीन जो है ये इनसॉल्युबल होते हैं एक्वस मीडिया में, और जो है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है ये एक्वस मीडिया में सॉल्युबल होते हैं। और फिब्रस प्रोटीन जो होते हैं ये नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लोबुलर प्रोटीन विच इज़ क्रिस्टलाइन। और जो है इलास्टिक इन नेचर होती हैं फिब्रस प्रोटीन जो है। और इसकी एग्जांपल्स देखें तो इसमें आ जाता है सिल्क फाइबर आ जाता है जो कि सिल्क वर्म या फिर स्पाइडर वेब से हासिल किया जाता है। मायोसिन आ जाती है इन मसल, फिब्रिन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड केराटिन ऑफ नेल्स एंड हेयर। अगर हम इसकी ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो इसमें एंजाइम्स आ जाते हैं, एंटीबॉडीज़, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी हमने देखा था वो ग्लोबुलर था, तो ग्लोबुलर प्रोटीन में आएगा ये हीमोग्लोबिन। और हार्मोन्स देन है हमारे पास, ये तो थी प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आरएनए, कि आरएनए क्या होता है। आरएनए जो है ये भी डीएनए की तरह पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, इसको हम राइबोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड। आरएनए जो है ये मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन जो है इसका ये सिंगल स्ट्रैंडेड ये अपने ही सिंगल स्ट्रैंड इसका होता है अपने ही गिर्द फोल्ड होके ये डबल जो है हेलिकल की शक्ल में आ जाता है। इसको फिर हम डबल हेलिकल जो है शक्ल में देख सकते हैं। इसमें जो नाइट्रोजीनियस बेसेस होती हैं वो साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल एंड एडेनिन। वाइल जब हम डीएनए की बात करें तो उसमें यूरासिल की जगह थायामीन होती है। एक प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए से जो है आरएनए को सिंथेसाइज करते हैं, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। देन है हमारे पास टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए जो है हमारे पास इसकी 3 टाइप्स हैं, एक मैसेंजर आरएनए, देन ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। अब हम सबसे पहले देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, इसमें जो है हमारे पास ये पड़ा है डीएनए, ठीक है। डीएनए से बनेगा, न्यूक्लियस की मदद से इधर बनेगा आरएनए, ठीक है। ये था हमारे पास डीएनए, और ये हमने इससे बनाया, इससे बना आरएनए। इस प्रोसेस ये कैसे बनेगा, ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज बनेगा। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जो प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन।
ठीक है। देन जो है फिर ये जो आरएनए है, ये हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेज लेके आएगा। इधर हमारे पास साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स पड़े होंगे, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, इधर हमारे पास जो है वो राइबोस्पोज, ये राइबोसोम पड़ा हुआ है। तो ये जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए है हमने इधर से बनाया, ये मैसेज लेके आएगा इधर राइबोसोम के पास, और राइबोसोम इसके कोड्स को रीड करेगा, और देन फिर जो है ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो उसके कोड्स के मुताबिक अमाइनो एसिड लेके आएगा जो यहाँ पर अटैच होते जाएंगे, और हमारे पास प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड है वो बनती जाएगी। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। इस तरह ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। इसको फर्दर डिटेल में हम नेक्स्ट उधर उस चैप्टर में पढ़ेंगे, सेल वाले में, और जिसमें सेल डिवीजन वगैरह है। अब हम इसके देख लेते हैं टाइप्स को कि मैसेंजर आरएनए। Messenger RNA, as the name indicates, it takes genetic message from nucleus to ribosome in the cytoplasm। बिल्कुल वही बात कि जेनेटिक मैसेज को जो है न्यूक्लियस से राइबोसोम के पास लेके जाता है, और इसका यही फंक्शन है। दिस टाइप ऑफ RNA कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ वेरिएबल लेंथ। अगर हम बात करें कि प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसमें 1000 अमाइनो एसिड है, तो मैसेंजर आरएनए की लेंथ कितनी होगी? 3000 न्यूक्लियोटाइड होंगे मैसेंजर आरएनए। ये जो मैसेंजर आरएनए है ये 3 to 4% होते हैं टोटल आरएनए का। देन है हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए, ये जो है 10 to 20% होते हैं ऑफ सेलुलर आरएनए, और ईच चेन लेंथ जो है वो 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड होती है। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये होता है कि ये जो है अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करते हैं टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र आरएनएस होते हैं, जो कि ट्रांसफ़र आरएनए जो है अमाइनो एसिड को पिक करके प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। देन है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है ये 80% होते हैं टोटल आरएनए का, और इट्स स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद राइबोसोमल प्रोटीन वेयर 40 to 50% ऑफ इट इज़ प्रेजेंट। ये मशीनरी होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का, क्योंकि राइबोसोम्स जो हैं यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इस वजह से इसको हम जो है मशीनरी कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। और राइबोसोम की सरफेस पे मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, वो जो है वो राइबोसोमल डीएनए की वजह से, राइबोसोमल आरएनए की वजह से होता है। देन है हमारे पास, ये थी उसकी टाइप्स आरएनए की। अब है हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल बिलोंगिंग टू 2 डिफरेंट कैटेगरीज कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। हमारे पास 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, उनकी कैटेगरीज भी डिफरेंट है, टोटली वो एक दूसरे से डिफरेंट, जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो जो है हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बना लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन के साथ, तो हमारे पास जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होगा वो होगा ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएंगे। इसी तरह लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स अगर प्रोटीन के साथ मिल जाएँ तो लाइपोप्रोटीन्स बन जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड हैव स्पेशल एफिनिटी फॉर बेसिक प्रोटीन, or nucleohistones are present in chromosome. These conjugated proteins are not only for structure but also of फंक्शनल सिग्निफिकेंस। ये हमने देखा था कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह हैं ये हमारी जो थी बाइलेयर जो हमारी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उधर भी इनका इम्पोर्टेंट रोल था, और उधर हमने देखा था जो था हमारे पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर भी ये प्रोटीन्स ये बन रहे थे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये जीन एक्सप्रेशन में इनका बहुत अहम किरदार होता है। और ये दैट्स ऑल about protein. If you have any question you can ask, and thank you. Allah Hafiz.